हाँ जी बच्चों, लास्ट क्लास में हम लोग सप्लाई पढ़ रहे थे और सप्लाई के बारे में हमने काफी बातचीत की थी। डेफिनेशन ऑफ सप्लाई, और सप्लाई में क्यों पढ़ रहे हैं कि आप लोगों को अच्छे से मालूम है, क्योंकि हमें टैक्स लगाना होगा। जब सप्लाई होगी जीएसटी के अंदर तभी टैक्स लगता है, अदरवाइज टैक्स नहीं लग सकता। ठीक है ना। तो हमारे को ये पता करने के लिए कि कब, मतलब जैसे हम कहते हैं ना, अर्न, इनकम अर्न होती है तो टैक्स लगता है, ऐसे ही जीएसटी के अंदर जब सप्लाई होती है तब टैक्स लगता है। तो हम क्या कहते हैं जी, डेफिनेशन ऑफ सप्लाई क्या है। डेफिनेशन ऑफ सप्लाई के अंदर ऊपरी तौर पे मैंने आप लोगों को उस दिन बताया था, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं कि टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए गुड्स और सर्विसेज की। गुड्स की टैक्सेबल सप्लाई बताई गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 52 में, और सर्विसेज की टैक्सेबल सप्लाई बताई गई है 2 सबसेक्शन 102 में। ठीक है जी। पर्सन जो है, जो सप्लाई दे रहा है, वो एक टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। एरिया जो है, वो एरिया टैक्सेबल टेरिटरी होनी चाहिए जिसके अंदर की सप्लाई दी गई है। पर्सन को, टैक्सेबल पर्सन को डिफाइन करता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 107। टैक्सेबल टेरिटरी 2 सबसेक्शन 109 में आती है। कंसीडरेशन, देयर शुड बी कंसीडरेशन, यानी कि सप्लाई के एवज में, यानी कि सप्लाई के बदले में कंसीडरेशन होना बहुत जरूरी है। और इस सप्लाई को फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी कि हमने अपने बिजनेस में यूज किया हो, तभी हम इसको जीएसटी के अंदर ले सकते हैं। तभी हम मानेंगे कि हमने जो है वो सप्लाई ली है। अब ये यहां से यहां तक तो ऊपरी तौर पे इस तरीके से लगता है जैसे कि हमारा एक डेफिनेशन पूरी हो गई है, लेकिन इसके साथ में कुछ लोचे भी हैं, कुछ चीजें और भी हैं। जैसे सबसे पहले मैं उठाता हूं अपने पास में टैक्सेबल पर्सन। जी बोलिए। सर हाँ जी। सर ये इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में जो एक्सेप्शन वाला है ये समझा दीजिए प्लीज, नहीं क्या बेटा, है? मैंने एक्सेप्शन इन कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस क्या, मैंने तो अभी तक आपको ये भी नहीं बताया कि यहाँ पे मैंने इधर क्या लिखा हुआ है। मैं तो केवल यहां से यहां तक जो बात हुई है ना आपसे, इधर ये जो इस यहाँ पे लिखा हुआ है, इतने पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है, केवल मैंने इसी की बात की है। अभी तो मैंने किसी की बात ही नहीं की। और जिस भी बच्चे का माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर दीजिए, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना आए। ठीक है। तो मेरी बात आप केवल ध्यान में सुनिए। आपको ये पता लग गया मैंने अभी तक जो बताया कि टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस होनी चाहिए, पर्सन टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, टेरिटरी जिसमें की सप्लाई दी जा रही है वो टैक्सेबल टेरिटरी होनी चाहिए, सप्लाई के बदले में कंसीडरेशन मिलना चाहिए, और ये सप्लाई को सप्लाई तभी कहेंगे जब ये बिजनेस में लगाई जाती है। ऊपरी तौर पे मैंने आपको अभी ये बातें बताई हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। नो सर। हाँ। तो अब मैं इनको इन डेप्थ जा रहा हूं आप लोगों के साथ में, और आप लोग समझेंगे मेरी बात को। कि सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने पास में क्या, टैक्सेबल पर्सन की। कि सर व्हाट एग्जैक्टली टैक्सेबल पर्सन इज, हु एग्जैक्टली टैक्सेबल पर्सन इज। तो हम ये कहते हैं टैक्सेबल पर्सन वो है, टैक्सेबल पर्सन हम उसको मानेंगे यहाँ पे जिसने कि अपना रजिस्ट्रेशन करवा रखा हो जीएसटी के अंदर। अब सर जीएसटी के अंदर जो है, जीएसटी के अंदर जो है वो रजिस्ट्रेशन दो तरीके से होता है, सेक्शन 22 में और सेक्शन 24 में। सेक्शन 22 में और सेक्शन 24 में वॉलेंटरली और कंपल्सरली। ठीक है जी। तो कोई भी पर्सन जो सप्लाई दे रहा है, जो सप्लाई दे रहा है, वो रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए जीएसटी के अंदर। तो हम उसको टैक्सेबल पर्सन मानते हैं, हम उसको टैक्सेबल पर्सन मानते हैं। यानी कि वो पर्सन जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए सेक्शन 22 और 24 में। तो अगर कोई अनरजिस्टर्ड पर्सन है जो कि लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन है, तो वो भी क्या है, वो भी एक टैक्सेबल पर्सन माना जाएगा। ठीक है जी। ये बात समझ में आई। और अगर कोई पर्सन जो कि लाइबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, लेकिन वो वॉलेंटरली अपनी रजिस्ट्रेशन ले लेता है, तो उसको भी हम टैक्सेबल पर्सन मान लेंगे। इतनी बात मेरी आप लोगों को समझ में आई, या मैं इस चीज को यहाँ पे नीचे लिख दूं। चलिए, मैं आपके ऊपर भरोसा नहीं करता और नीचे लिख ही देता हूं। ठीक है। टैक्सेबल पर्सन के बारे में जो मैंने यहाँ पे बोला, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा फील हो। आ जाओ जी। तो मैंने क्या बोला, इवन ए पर्सन, इवन एन अनरजिस्टर्ड पर्सन,
अनरजिस्टर्ड, आप लिखिएगा मेरे साथ में, पर्सन। एक अनरजिस्टर्ड पर्सन है जी, हु इज लाइबल टू, हु इज लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन। तो हम इसको जीएसटी के अंदर क्या मानेंगे सर? टैक्सेबल पर्सन मानेंगे, टैक्सेबल पर्सन मानेंगे। ओके, अच्छा जी। और दूसरा, दूसरा मैंने क्या बोला? एक पर्सन है, ए पर्सन नॉट लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, यानी कि उसकी जो टर्नओवर थी वो बताई गई लिमिट के अंदर ही होगी, वो लायबल नहीं है रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है जी। बट हैज रजिस्टर्ड हिमसेल्फ वॉलेंटरली, वॉलेंटरली मतलब स्वेच्छा से, तो भी हम इसको क्या बोलेंगे सर? टैक्सेबल पर्सन बोलेंगे। कोई शक? नो सर। यानी कि सर सीधी सी बात है, हमारे को ना रजिस्ट्रेशन का क्राइटेरिया देखना है। इफ ए पर्सन इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, देन द पर्सन इज द टैक्सेबल पर्सन। तो एक छोटा सा पॉइंट था जिसको कि हमने देखा और समझा, ठीक है जी। अब समझ लेते हैं जी, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ऊपर मैंने बोला था ना अभी आपको, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, जिसका की जिक्र अभी दीदी कर रही थी, तो इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा की जानी चाहिए कि इसका मतलब क्या है सर, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का यहाँ पे मतलब क्या है। तो आइए चलते हैं, इसके बारे में भी बनाते हैं, और मैं मानता हूं कि आप जो है मेरे साथ साथ ही बना रहे होंगे, ठीक। मैं यहाँ पे बोलता हूं इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। अब इसको ना हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है जी। दो कैटेगरी में मैंने इसको यहाँ पे डिवाइड कर लिया। हाँ जी, तो मैं कह रहा था इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक तो जनरल पर्पस। अब जनरल पर्पस आपने अपने आसपास हमेशा देखे होंगे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस को, यानी कि बिजनेस किसको कहते हैं? ट्रेड या कॉमर्स को कहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग को कहते हैं, प्रोफेशन को कहते हैं, वोकेशंस को कहते हैं। वोकेशंस मतलब आपने देखे होंगे ना, कुछ ऐसे दुकानदार होते हैं जो राखी के मौसम में राखी लगा लेते हैं, दिवाली के मौसम में पटाखे लगा लेते हैं, तो इसलिए इस तरीके के होते हैं। और एक है हमारे पास में वेगर एक्टिविटीज। वेगर एक्टिविटीज को भी बिजनेस के अंदर लेते हैं सर, ये हमने लॉ के अंदर पढ़ा हुआ है। तो ये जो वेगर एक्टिविटीज हैं इसके अंदर, इसको हम फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर लेते हैं, लेकिन नहीं लेते हैं किसको? लॉटरी और गैम्बलिंग, ठीक है जी, लॉटरी और गैम्बलिंग को। ओके, तो यहाँ पे ये चीजें जो हैं जनरल वे में हम बोल सकते हैं, जनरल वे में हम बोल सकते हैं कि ये क्या है हमारे पास में, जनरल वे में हम बोल सकते हैं कि ये हमारे पास में जो है वो अपना बिजनेस, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना गया, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस माना गया, ठीक है जी। ओके, तो सर ये वेजर जो है इसमें मतलब और कोई एग्जांपल होगा जिसमें जीएसटी लगेगी? बेटा मैंने जीएसटी की बात नहीं की, मैंने केवल बिजनेस की बात की है। मैंने ओके अभी सर। तक मैंने अभी तक जीएसटी की बात नहीं की है। सर मतलब सप्लाई है ना? हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके। तो सप्लाई के पर्पज से यहाँ पे मैं इस चीज को उसके अंदर ले रहा हूं, ठीक। अच्छा, स्पेसिफिक के अंदर हम लेते हैं, स्पेसिफिक के अंदर हम लेते हैं किसको? सप्लाई ऑफ, सप्लाई
और परचेज ऑफ गुड्स और कैपिटल गुड्स। इसका मतलब क्या हुआ? आपने कोई चीजें खरीदी, उसको आप सप्लाई मानेंगे, चाहे वो चीजें गुड्स हो चाहे वो कैपिटल गुड्स हो। यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो आप कैपिटल गुड्स भी खरीदते होंगे, या फिर कैपिटल गुड्स का मतलब तो आप लोगों को मालूम ही है। अच्छा, कोई भी ऐसा काम फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में माना जाएगा जो कि एक क्लब या मेंबर, क्लब या एसोसिएशन अपने मेंबर के साथ कंसीडरेशन के लिए करती है। पहले इसको लिखो, फिर मैं इसका मतलब समझाता हूं। प्रोविजंस, प्रोविजंस ऑफ फैसिलिटीज, प्रोविजंस ऑफ फैसिलिटी बाय क्लब और एसोसिएशन टू इट्स मेंबर। सर हाँ जी, सर ये सप्लाई और परचेज ऑफ गुड्स ये ट्रेड एंड कॉमर्स में नहीं आ गया? मैं बता रहा हूं, एक मिनट ठहर जाइए। फॉर कंसीडरेशन, गुरुजी सुनो, ट्रेड और कॉमर्स में तो नॉर्मल खरीद फरोख्त आता है, हम्म। लेकिन अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए हम कोई गुड्स को खरीद रहे हैं, चाहे वो कैपिटल गुड्स हैं या नॉर्मल गुड्स हैं, हमारे बिजनेस जिसमें हम बिजनेस में डील करते हैं, तो हाँ। उसको भी हम फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ही मानेंगे। अच्छा। अच्छा जी, हाँ, मैं आपको इसका मतलब बता रहा था, प्रोविजन या फैसिलिटी। अब देखो, जैसे कि हमारे पास में, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, मदर डेयरी। मदर डेयरी का काम क्या है? मदर डेयरी का काम है सर, वो अपने मेंबर्स से ना मिल्क कलेक्ट करती है, मिल्क, और मिल्क कलेक्ट करके या तो आगे मिल्क बेचती है या फिर मिल्क प्रोडक्ट बेचती है ना? मिल्क प्रोडक्ट बेचती है बना करके। अब मदर डेयरी के मेंबर को कुछ पैसों की जरूरत हुई, और मदर डेयरी ने इस मेंबर को पैसे दे दिए, लोन प्रोवाइड कर दिया। क्या ये लोन प्रोवाइड करना मदर डेयरी का मेन काम था? नहीं, इसलिए स्पेसिफिक में रखा गया है। और मेंबर ने इस लोन के लिए मदर डेयरी को इंटरेस्ट दिया है, तो क्या ये कंसीडरेशन नहीं है? हाँ सर, ये कंसीडरेशन है। तो हमने देखो क्या लिखा हुआ है कि ऑल्दो दैट वाज नॉट द बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस फॉर मदर डेयरी टू प्रोवाइड लोन टू इट्स मेंबर फॉर कंसीडरेशन ऑफ इंटरेस्ट, although that was not in the course of furtherance of business, but if mother dairy provides some loan specifically to its member for consideration of interest, then it is furtherance of business in specific nature. Is it clear to all of you? बोलिए, बात समझ में आई मेरी? यस सर। ठीक है, तो जनरल वे में भी आप कुछ करोगे फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर फंस जाओगे। हमने कहा ठीक है, ठीक है, समझ में आ गई कुछ कुछ बात। अच्छा, एक सेकेंड है ना, मेरे हिसाब से इसके अंदर जो है वो कुछ और बातें भी आनी चाहिए। ये लिख लिया आप लोगों ने? सर, अच्छा जी, और देखते हैं जी। और हमने इसके अंदर क्या इंक्लूड किया? एडमिशन, एडमिशन इन प्रेमिसेस फॉर कंसीडरेशन। हाँ जी, मैं जनरल वे में तो इसको नहीं कहूंगा, लेकिन स्पेसिफिक वे में भी इसको कहा जा सकता है। देखो मैं बताता हूं तुम्हारे को क्या। एक एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए।
ये हमारा मूवी हॉल है। अब मूवी हॉल का नॉर्मल कल्चर है कि वो आपको टिकट लेकर के एंट्रेंस करवाता है। तो ये वाला एग्जांपल अगर मैं रखूंगा ना यहाँ पे, तो ये जनरल बिजनेस के अंदर आ जाएगा, ये गलत है, यहाँ नहीं लेना चाहिए मेरे को। मैं स्पेसिफिक के अंदर बात कर रहा हूँ। तो स्पेसिफिक के अंदर मैं ये कहता हूँ, मान लो कि मैंने ना कोई फेयर लगाया, ठीक है जी, कोई अपने स्कूल में स्कूल फेयर लगाया या कुछ लगाया, यहाँ पे कुछ स्टॉल्स लगाए। मैंने कहा आओ जी, ये स्टॉल्स हैं, लेकिन इसकी ना एंट्री टिकट लगेगी, ठीक है जी, एंट्री टिकट। तो क्या लगता है, ये एंट्री टिकट हमारी कंसीडरेशन है? हाँ है। और इस टिकट के थ्रू ही मैं एंट्री करवा रहा हूं। तो ना चाहते हुए भी, ऑल्दो ये हमने अभी अभी किया, आज से पहले नहीं किया था, इसको हम फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर ले आएंगे। यानी कि अगर आपने, जैसे आप लोग मजाक करते हैं ना एक दूसरे से कि दोस्त तुझे देखने के लिए तो टिकट लगनी चाहिए, तो कहने का ये मतलब है कि शायद वो कुछ अनोखा है या अलग है। तो अगर, ऑल्दो हम ऐसा करते नहीं थे, लेकिन अगर हमने किया तो वो स्पेसिफिक फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, सर जैसे आगे सुनो। म्यूजियम वगैरह में टिकट लगती है। बेटा म्यूजियम का तो काम ही है ना, नॉर्मल है वो तो जनरल के अंदर आ जाएगा। तो सर वो तो, इसका एक एग्जांपल। हाँ जी, ओके सर। सर इसका एग्जांपल एक, किसका? यही एडमिशन वाले का। अरे तो मैंने अभी क्या एग्जांपल दिया था? अरे सर आपने वो बताया ना कि मजाक करते थे वाला, वैसे रियल लाइफ एग्जांपल भी सर। रियल लाइफ में ट्रेड फेयर, स्कूल फेयर नहीं लगते तुम्हारे? अच्छा ठीक स्कूल फेयर, एक बात बताओ, तेरा ना नॉर्मल काम है अपनी दुकान पे सामान बेचने का, ये ले, मैंने कहा ये तेरी दुकान थी, ये दुकान पे सामान बेचने का तेरा काम है, तो ये तो आ गया नॉर्मल ट्रेड और कॉमर्स के अंदर। है। हाँ। अब तेरी दुकान में ना कोई ऐसी नायाब चीज पड़ी है हम्म। जिसको दिखाने के लिए ओकेजनली तूने क्या लगाया यहाँ पे, एक टिकट का बंदोबस्त किया कि अंदर एंट्रेंस तभी दूंगा, एडमिशन तभी दूंगा जब आप टिकट लेके देखोगे इसको। तो क्या नॉर्मली अपने दुकान में एंटर करने के लिए तुम मेरे को टिकट लगाते थे? नहीं। तो ये स्पेसिफिक के अंदर आ गया ना। हाँ जी सर। यही तो कह रहा था मैं पहले भी, और इसीलिए मैंने मूवी हॉल का एग्जाम्पल काट दिया था, क्योंकि मूवी हम्म। हॉल में तो यही ट्रेंड होता है, वो तो जनरल के अंदर आ जाएगा। हम्म। अच्छा जी, आगे सुनो, और क्या हम डाल सकते हैं इसके अंदर? एक्टिविटी बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है जी, या फिर लोकल अथॉरिटी, ठीक है जी, फॉर लाइक ग्रांटिंग लाइसेंस, ठीक है जी, लाइसेंस, SE आएगा। हाँ जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या करती है, आपको लाइसेंस देती है किसी एक्टिविटी करने के लिए, ठीक है जी, एक्टिविटी करती है, या फिर लोकल अथॉरिटी या पब्लिक अथॉरिटी क्या करती है, कोई ऐसी लाइसेंस डिस्ट्रीब्यूट करती है जिससे कि आप फर्दर एक्टिविटी कर सकते हो। जैसे मान लो आप एक जगह से दूसरी जगह पे बस की सर्विसेज देते हो, तो आपको दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से लाइसेंस लेना पड़ेगा। आप लिकर शॉप, यहां पे मैं नहीं कहूंगा, लेकिन किसी और चीज का लाइसेंस लेने के लिए, जैसे पटाखों की दुकान लगाते हो, तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो ये चीजें हैं। यहां पे मैं ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस फॉर अल्कोहल को नहीं ले सकता। बताओ क्यों, जबकि ये बिजनेस तो है? बोलो। सर क्या वो जर्नल में आएगा? क्योंकि अल्कोहल जो है वो GST के दायरे से बाहर है। ओके सर। ये बना लिया आप लोगों ने?
यस सर। अच्छा जी, अब जरा मैं चाहूंगा कि आप एक दो एग्जाम्पल लिख लो। लिखोगे? मैं डिक्टेट करूंगा। हाँ जी सर। जी सर। राम, एक मिस्टर राम एक पर्सन है। राम बाय ए कार फॉर हिज पर्सनल यूज। लिख रहे हो? राम बायस अ कार फॉर पर्सनल यूज। ठीक है जी। एंड आफ्टर ए ईयर सेल इट टू कार डीलर। आफ्टर ए ईयर सेल इट टू कार डीलर। कार खरीदी पर्सनल यूज के लिए और कार डीलर को दे दिया। ठीक है, ओके। सेल ऑफ कार बाय राम, सेल ऑफ कार बाय राम to car dealer is not a supply under GST because the car was retained by Ram for personal use. However, if Ram purchased it, for resale purpose, assuming that Mr. Ram is dealer of old cars, then sale of car shall be treated as supply in GST. ठीक है जी, ओके। समझ में आ गई? यस। अब जरा मेरे को एक बात बताना कि मान लो एक पर्सन है, मिस्टर एक्स है, ये मिस्टर एक्स है। ठीक है जी, एक फेमस एक्टर है। मिस्टर एक्स क्या? मिस्टर सलमान खान कहते हैं हम। सलमान की स्पेलिंग भी गलत लिख दी मैंने। ठीक है जी, ये एक फेमस एक्टर है, आप जानते ही हो। अच्छा, इन्होंने क्या किया? इन्होंने कुछ पेंटिंग बनाई और इसको बेच दिया। एक्टर थे वो, याद रखना। ठीक है ना? और पेंटिंग बना करके बेच दिया। ठीक है जी। और जो कंसीडरेशन मिला ना, फर्दर जो कंसीडरेशन मिला, कंसीडरेशन रिसीव्ड जो था, वो इन्होंने डोनेट कर दिया टू ए चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। हाँ जी, मुझे ये बताओ कि क्या ये पेंटिंग का बिकना सप्लाई है या नहीं? Yes. इज इट ए सप्लाई और नॉट सप्लाई?
सर सप्लाई तो है ये। सप्लाई है या नहीं है? फैजान भाई क्या कहते हो तुम? सर नहीं है। क्यों? क्योंकि भावनाएं जुड़ गई बीच में डोनेशन को देख के। सर सप्लाई होगा ये, जब पेंटिंग सोल्ड हुई है तो मतलब उसने पैसे है लिए सर, है। अपने स्किल देकर, फिर बाद में डोनेट कर दे तो उससे सरकार को क्या मतलब? जीएसटी दो पहले, फिर तो जो भी चैरिटी करनी। बिल्कुल सही जवाब। और इनका रीजन भी बिल्कुल दुरुस्त था। ये सप्लाई है क्योंकि आपने पेंटिंग बनाई और आप एक्टर थे, बट दैट डजंट मीन कि आपने फर्स्ट टाइम किया ये काम या ओकेजनली ये काम करते हो। काम तो काम है। और आपने इसको बेचा भी है, बेचने के साथ कंसीडरेशन भी रिसीव किया। अब उस पैसे में चाहे तुम आग लगा दो, हमें क्या मतलब। यानी कि इसको सप्लाई माना जाएगा और जो कस्टमर इसको खरीद रहा है वो कंसीडरेशन के साथ साथ जीएसटी भी पे करेगा मिस्टर सलमान को। क्या इस बात में कोई शक है किसी को? नहीं सर सर। एक बात पूछ। बोलो। सर ये वाला केस बताया और आपने जो एग्जांपल बताया, दोनों हाँ में बेच रहा है, दोनों में कंसिडरेशन भी आ रही है, तो फिर इसमें ये जीएसटी क्यों माना गया और वो क्यों नहीं माना गया? बाबू जी ध्यान से सुनो। पर्सनल यूज के लिए था। पर्सनल यूज के लिए था। पर्सनल यूज का मतलब क्या होता है? फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। नो सर। बस तो फिर कहानी वहीं ओवर हो जाती है। लेकिन अगर वो एक कार डीलर था तो बिजनेस था। हाँ सर अब है। तो ये सप्लाई है, ये सप्लाई नहीं है। आपने अपने घर से 1 मिनट के लिए कबाड़ निकाल दिया या आपकी माता जी ने अपने पुराने गहने ज्वेलर को बेच दिए, पर्सनल नेचर के हैं सर, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर नहीं आता। लेकिन ये कमर्शियल एक्टिविटी के लिए कर रहा था ना, ये तो पेंटिंग बना के जो बेच रहा था वो उसका पर्सनल थोड़ी था। ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी। यस। हाँ जी। अब इसके बाद में मैंने बोला था देयर शुड बी कंसीडरेशन। याद है मैंने कहा था कंसीडरेशन होना चाहिए। हाँ सर। यस सर। अब कंसीडरेशन की कहानी कौन सुनाएगा हमारे को? कंसीडरेशन की कहानी हमें सुनाएगा सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। ठीक है जी। तो हम क्या कहते हैं जी? हम ये कहते हैं कंसीडरेशन एग्जैक्टली है क्या? कोई भी पेमेंट, लिखो यहां पे, जल्दी लिखो। एनी पेमेंट, एनी पेमेंट फॉर डूइंग समथिंग और नॉट डूइंग समथिंग इज कंसीडरेशन। सर ये तो समझ में आ गया कि डूइंग समथिंग, ये नॉट डूइंग समथिंग, ये क्या मतलब हुआ? कुछ ना करके देखो फिर भी मिल जाए पैसा। हाँ, मान लो आप एक एरिया के रेनाउंड हलवाई हो और मेरा नाम है हल्दीराम। मैं आपकी जगह पे आता हूं और बिजनेस नहीं कर पाता हूं क्योंकि आप बहुत रेनाउंड है। मैंने आपको पैसे दिए, ये पकड़ो 3 करोड़, और आज के बाद इस एरिया में मिठाइयां मत बेचना। तो कुछ ना करने के लिए भी पैसे मिलते हैं, वो भी कंसीडरेशन है। कोई शक? जल्दी नो बोलो, सर। जल्दी बोलो। नो सर, नो सर। अच्छा जी। अब किसी तरीके की सब्सिडी अगर दी जाती है, अब इसको जरा ध्यान से सुनना। सब्सिडी, ये सब्सिडी शायद मैंने लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें बताया भी था। सब्सिडी प्रोवाइडेड टू सप्लायर
बाय गवर्नमेंट is not part of consideration. जैसे मैंने क्या बोला, ये एक बिल्डर था, लास्ट क्लास में मैंने बताया था, और ये मिस्टर एक्स थे। मिस्टर एक्स ने मिस्टर बिल्डर से, ये बिल्डर थे, सर्विसेज ली, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ली। कितने की? वर्थ रुपीस 5 करोड़। और जो कस्टमर भाई साहब थे, इन्होंने बिल्डर को दिए 2 करोड़। सर फिर तो बिल्डर इसका सिर फोड़ देगा। नहीं, पीछे से आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसने बिल्डर को 3 करोड़ रुपए पे किए ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर एक्स। अब बच्चे कहेंगे सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऐसा करने की क्या जरूरत थी? भाई मिस्टर एक्स कोई वीआईपी रहे होंगे, कोई पद्मश्री विजेता, ऐसे कोई रिनाउंड पर्सन, ठीक है ना? तो गवर्नमेंट ने किया होगा। तो ये जो है, यहां पे जीएसटी लगेगा ऑन 2 करोड़ ओनली। ये बात समझ में आई? अच्छा जी, अरे हाँ तो बोलो, हेलो। यस सर। लेकिन अगर मान लो ये गवर्नमेंट ना होती, अब इस केस को थोड़ा सा बदल देते, यहां पे जो कंसीडरेशन थी, सर्विसेज जो थी वो 10 करोड़ की थी। 3 करोड़ की सब्सिडी बिल्डर को किसने दी? गवर्नमेंट ने दी। और ये मिस्टर टाटा, जो कि टाटा कंपनी के ओनर है, टाटा कंपनी ने भी बिल्डर को कुछ सब्सिडी दी 5 करोड़ की। तो जो सब्सिडी है वो पार्ट ऑफ कंसीडरेशन नहीं है इफ प्रोवाइडेड बाय गवर्नमेंट। तो अब जीएसटी कितने पे लगेगा? जीएसटी लगेगा 5 करोड़ प्लस 2 करोड़। बात समझ में आई? ओके, ये हमारा यस केस सर। 2 था। अब एक और केस समझ लेते हैं। अब मान लो कि यहां पे गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है, टाटा ने तो दी ही नहीं है। गवर्नमेंट ने जो सब्सिडी दी है वो बिल्डर को नहीं दी है। मिस्टर एक्स ने कंस्ट्रक्शन सर्विसेज लेने के लिए पूरे 10 करोड़ रुपए पे किए, और फिर गवर्नमेंट ने मिस्टर एक्स को 7 करोड़ रुपए रीएम्बर्स कर दिए। जैसे कि सिलेंडर के वे में सब्सिडी आती है आप लोगों के पास में, है ना? आप पे कर देते हो फुल अमाउंट, और फिर पीछे से आपको सरकार के द्वारा सिलेंडर पे सब्सिडी दे दी जाती। तो अब जो जीएसटी लगेगा ना बच्चों, वो 10 करोड़ पे ही लगेगा, क्योंकि सब्सिडी बाय गवर्नमेंट टू सप्लायर, बोला था मैंने। लेने वाला कौन हो? सप्लायर। देने वाला कौन हो? गवर्नमेंट। तो वो कंसीडरेशन का पार्ट नहीं होता। ठीक है जी? कोई शक 3 केसेस में किसी में भी? सर दूसरा वाला एक और बार बता दोगे? हाँ बिल्कुल बता दूंगा, आओ दिखा भी दूं।
ये रहा कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडी। पहले वाले में सब्सिडी मिली ही नहीं, बिल्डर से मिस्टर एक्स ने जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज ली उसके लिए 5 करोड़ दे दिया, 5 करोड़ के ऊपर जीएसटी लग गया। दूसरे केस में मिस्टर एक्स को कंस्ट्रक्शन सर्विसेज मिली 5 करोड़ की, मान लो 5 करोड़ की, ठीक है जी, और मिस्टर एक्स ने पे किया केवल 1 करोड़, 4 करोड़ गवर्नमेंट ने पे कर दिया बिल्डर को, तो जीएसटी लगेगा 1 करोड़ पे, ठीक है जी। तीसरे केस में मिस्टर एक्स ने बिल्डर से कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज ली 5 करोड़ की, लेकिन एक एनजीओ ने, जैसे टाटा था ऐसे ही एनजीओ था, एनजीओ ने सब्सिडी दे दी बिल्डर को 4 करोड़ की, तो जीएसटी लगेगा 5 करोड़ पे, क्योंकि एनजीओ जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं था। और सबसे लास्ट केस जो मैंने आपको बताया कि अगर सब्सिडी डायरेक्ट किसको दे दी जाए, कस्टमर को दे दी जाए, यानी कि भारत पेट्रोलियम ने एलपीजी सिलेंडर दिया मिस्टर एक्स को और मिस्टर एक्स ने 800 रुपए पे किए भारत पेट्रोलियम को, 300 रुपए रियम्बर्स हो गए एज अ सब्सिडी टू मिस्टर एक्स डायरेक्टली बाय गवर्नमेंट। तो मिस्टर एक्स ने कितना पे किया था, 800, तो जीएसटी लगेगा 800 के ऊपर। ये था हमारे पास में सब्सिडी गिवन टू सप्लायर बाय गवर्नमेंट और अदर देन गवर्नमेंट। बोलो जी, समझ में आया? बिल्कुल सर, ठीक है सर। ओके जी, तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ सब्सिडी। अच्छा जी, चलो अब एक कॉन्सेप्ट और है सिक्योरिटी डिपॉजिट का, ये भी बहुत बढ़िया है। सब्सिडी के बाद में कंसीडरेशन के अंदर हम क्या सीख रहे हैं, सिक्योरिटी डिपॉजिट का। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के बारे में क्या कहा जाता है, देखो पहले तो सब्सिडी ओ सिक्योरिटी डिपॉजिट का मतलब समझ लो, ये मेरा मकान, ये तुम, ठीक है जी, तुमने मुझसे मकान खरीदना नहीं है, मुझसे रेंटल सर्विसेज लेनी है, तो मैं ये तुम्हें रेंट पे सर देता आपने हूँ। ये बता दिया है। हाँ बता दिया, कोई बात नहीं, बता तो वो भी दिया था, लेकिन अब सुन लिया ना तुम लोगों ने तो कोई बात नहीं, अब ये भी सुन लो तो कंसिडरेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। रेंटल सर्विसेज मैंने तुम्हें दी और तुमने मुझे क्या दिया सर, रेंट दिया। हमारा रेंट पर मंथ जो था वो था 10,000 रुपए, और साथ में तुमने एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग तुमने मुझे क्या दिया, तुमने मेरे को 50,000 रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट दे दिया। क्यों दे दिया, मैंने कहा जब मकान खाली करके जाओगे अगर टूट फूट हुई तो 50,000 रुपए में से पैसे काट लूंगा या 50,000 पूरे ही जब्त कर लूंगा। तो अगर तुमने तोड़फोड़ मचाई और तुम्हारा ये अमाउंट कंसीडरेशन का पार्ट बना, यानी कि मैंने ले लिया, तो इसके ऊपर फोरफीट अगर मैंने कर लिया तो इस सिक्योरिटी डिपॉजिट के ऊपर भी जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया और जब तुम मकान खाली करके गए तो मैंने तुम्हारा सिक्योरिटी डिपॉजिट तुम्हारे को एज इट इज दे दिया पूरा का पूरा, तो ये तुम्हें वापस हो गया, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। अब देखो यही चीज मैंने यहां पे लिखी हुई है, जनरल लॉ इफ सिक्योरिटी डिपॉजिट, मतलब जनरल लॉ क्या होता है सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए, कि ये पैसा लिया है ये वापस कर देंगे हम बाद में, तो जनरल लॉ क्या कहता है ये कंसीडरेशन नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये एडजस्ट हुआ या फोरफीट हुआ, फोरफीट की कहानी तो मैंने बता दी तुम्हें, एडजस्ट कैसे हो जाता है, मान लो तुमने मेरे 2 महीने का किराया नहीं दिया था, वो मैंने काट करके तुम्हें 30,000 रुपए वापस किए, तो 20,000 रुपए अगर एडजस्ट हो गए तो उसके ऊपर जीएसटी लगेगा, ठीक है। ये मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, तो अभी थोड़ा जल्दी जल्दी बता दिया, लास्ट वीडियो में था ये तुम्हारे पास। ओके, चले, सिक्योरिटी डिपॉजिट का पॉइंट भी हो गया हमारे पास कंसीडरेशन के अंदर। अब सुनो जी,
कंसीडरेशन जो हो सकता है ना, वो मॉनेटरी भी हो सकता है, नॉन मॉनेटरी भी हो सकता है। मतलब मैं तुमसे पैसे ले लूं पढ़ाने के बदले में, या फिर अगर तुम्हारी गारमेंट शॉप है तो जितने की फीस है उसकी मैं तुम्हारे से क्या ले लूं, कपड़े ले लूं। अच्छा जी, तो मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी कुछ भी हो सकता है कंसीडरेशन। और कंसीडरेशन डायरेक्ट भी हो सकता है, इनडायरेक्ट भी हो सकता है। यानी कि ये भी हो सकता है कि मैं तुमसे फीस जो लूं वो तुमसे मेहनत करवा करके तुम्हारे ही पैसे लूं। ठीक है जी, मैंने कहा जी कहीं से भी कमा के दो, या फिर मैं तुम्हारे पेरेंट्स से फीस ले लूं, तुम्हारे ब्याह पे उन्होंने पे कर दिया। लेकिन ये कंसीडरेशन तो ठीक है कि मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट हो सकता है। लेकिन एक है ना एक्सेप्शन है कि कंसीडरेशन के ना होते हुए भी हम सप्लाई मानते हैं। ओ माय गॉड, सर ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो। नहीं, मैं बहका नहीं हूं, ये शेड्यूल 1 बोलता है, ये मैं नहीं बोलता हूं। तो क्या आप जानने के लिए तैयार हैं कि शेड्यूल 1 क्या बोलता है? आओ, आओ जी, पढ़ते हैं कि शेड्यूल 1 भाई साहब क्या बोलते हैं। मेरे साथ साफ साफ एकदम तमीज से बनाइएगा। ये क्या है शेड्यूल 1? जहां पे सप्लाई है विदाउट कंसीडरेशन। अब जैसे ही मैं बोलता हूं ना कि सप्लाई है विदाउट कंसीडरेशन, तो मैंने तो बोला नहीं, पता नहीं बच्चों को ये कैसे लगने लग जाता है। अच्छा अच्छा सर, अगर ये सप्लाई है तो इसके ऊपर जीएसटी लगाएंगे। भैया मैं तो सिर्फ आपको सप्लाई है या नहीं है ये बता रहा हूं कि अगर कंसीडरेशन, अभी तक तो हमने क्या बोला था कि कंसीडरेशन नहीं होगा तो सप्लाई भी नहीं मानेंगे। लेकिन अब मैं कुछ और बोल रहा हूं, और अब मैं कुछ और बोल रहा हूं, तो उस चीज को फॉलो करो। अब जीएसटी लगाएंगे या नहीं लगाएंगे, या क्या पता वो, देखो सिंपल सी बात है। एक बात बताना चाहता हूं, अभी मैं चीजें क्या डिक्लेयर कर रहा हूं कि ये सप्लाई है या नहीं है। अगर सप्लाई डिक्लेयर हो जाए तो क्या उसके ऊपर जीएसटी लगेगा? पक्का, ये पक्का है क्या? नहीं सर, जो इनकम होती थी, अगर कोई चीज इनकम डिक्लेयर हो जाती थी तो पक्का उसके ऊपर टैक्स लगता था। क्या कुछ इनकम एग्जम्प्टेड इनकम्स नहीं होती थी? बिल्कुल होती थी सर। तो क्या सप्लाई डिक्लेयर करने के बाद जीएसटी लगेगा ही लगेगा? पक्का पता है? नहीं सर, ये एग्जम्प्टेड सप्लाई भी तो हो सकती है। तो कंसंट्रेट इस चीज पे मत करना कि हमने जीएसटी लगाना है या नहीं लगाना। कंसंट्रेट इस चीज पे करना कि ये चीज सप्लाई है या नहीं। सर क्या पढ़ा रहे हैं कि ये चीज सप्लाई है या नहीं है। तो हमारी सप्लाई विदाउट कंसीडरेशन, इसको एक प्यारा सा नाम दे देते हैं हम लोग। हाँ सर दे दो। तो इसको प्यारा सा नाम दे देते हैं डीम्ड सप्लाई, यानी कि मानी गई सप्लाई। तो शेड्यूल 1 किस चीज का है जी, बताना जरा बोल करके। नहीं बोलेंगे सर, हम डीम्ड तो कूल सप्लाई, हैं। डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई का, ठीक है जी। तो आओ फिर इस तरीके से बनाते हैं अपने पास में। यहाँ पे हमें चाहिए होंगे 4 एरो। तो पहले पहला ही ले लेते हैं। हाँ जी, सबसे पहला परमानेंट डिस्पोजल। अब साथ के साथ रूल भी याद कराता चलूंगा, तो ध्यान देना इन पे जरा, हवा में मत उड़ा देना। परमानेंट डिस्पोजल। अच्छा जी, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। बिजनेस एसेट्स, ठीक है जी, जिसके के ऊपर, ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड, हैज बीन क्लेम्ड अर्लियर।
सर हाँ बेटा बोलो। सर ये आपने क्या लिख दिया सर, मेरे को समझ में नहीं आया। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है सर? हाँ मैं बताता हूँ क्या होता है। देखो, ये एक पर्सन था, ये चीजें परचेज करके लेके आया। ठीक है, परचेज बाहर की तरफ नहीं अंदर की तरफ होता है। तो ये चीजें परचेज करके लेके आया किसी दुकान से, इसने कंसीडरेशन दी होगी, साथ में जीएसटी भी दिया होगा। तो इसको हम कहते हैं क्या? इनपुट जीएसटी। और फिर ये बाहर बेचेगा, ठीक है जी, सेल करेगा और कंसीडरेशन लेगा और साथ में जीएसटी भी लेगा। तो इसको हम कहते हैं आउटपुट। आउटपुट 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 जीएसटी। अब मान लो कलेक्ट करते समय इसने 10 रुपए जीएसटी कलेक्ट किया और पे करते समय 2 रुपए पे किया था, मतलब इतना इतना ही टैक्स था इनके ऊपर, इतना ही बन रहा था। तो आज ये जो 2 रुपए है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है इसका, ये दोनों को आपस में एडजस्ट करेगा और 8 रुपए पेबल है टू गवर्नमेंट। तो ये जो 2 रुपए है, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है। तो कहता है सर रिपीट कर ऐसे। दीजिए एक बार ये। हाँ बोलो। सर ये वाला एग्जांपल रिपीट कर दीजिए, मैं सुन नहीं पाई, नेटवर्क इशू हो गया था। मैंने ये कहा जब आप कोई चीजें परचेज करके लेके आते हैं और जब आप कोई चीज सेल करते हैं, तो उनके ऊपर जो टैक्स कलेक्ट और पे करते हैं, उनका डिफरेंस क्या है? वो पेबल टू गवर्नमेंट होता है। तो जब आप टैक्स पे करके आते हैं किसी को परचेज के ऊपर, दैट इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट हम उसको कहते हैं जो कि हम बाहर दुकानदार को, जिससे हमने सामान खरीदा है, टैक्स दे करके आते हैं, दैट इज नोन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब मुझे आपको पढ़ाना है कि परमानेंट डिस्पोजल के ऊपर, परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स, यानी कि अगर मैं किसी चीज को परमानेंटली, मेरा बिजनेस था और मेरे पास में मेरे बिजनेस एसेट्स थे, अब ये बिजनेस एसेट्स जो थे, इनको मैं परमानेंटली डिस्पोज ऑफ कर रहा हूं, बाहर बाहर भेज रहा हूं अपने बिजनेस से, कि ये मेरी प्लांट एंड मशीनरी है, ये मेरी प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, ये मेरे पास मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी, इसके अंदर प्लांट एंड मशीनरी थी, ये प्लांट एंड मशीनरी मैंने बाहर भेज दी, इसका मैंने परमानेंट डिस्पोजल कर दिया, यानी कि दे दिया किसी को। ठीक है, और ये कौन सी प्लांट एंड मशीनरी थी? जिसके ऊपर मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले से ही क्लेम कर रखा था। मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट पहले से ही क्लेम कर रखा था। बात समझ में आई कि कोई कैपिटल गुड्स रही होंगी, ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन, इसके अंदर ये प्लांट एंड मशीनरी जो मैंने परचेज की थी फॉर 5 lakhs, और प्लस मैंने इसके ऊपर जीएसटी पे किया था, मान लो 10% है, कितना हो गया? 50,000। तो ये 50,000 रुपए का इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं ले चुका था, ऑलरेडी क्लेम कर चुका था। ऐसी प्लांट एंड मशीनरी को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर अगर मैं भेज देता हूं, तो चाहे मैं इसके लिए कंसीडरेशन ना लूं, ये तब भी मेरी सप्लाई मानी जाती है, ये तब भी मेरी सप्लाई मानी जाती है। तो अब बात समझ में आई। परमानेंट डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन क्लेम्ड अर्लियर। ठीक है जी। और अगर मैं ऐसे एसेट को बेच देता हूं, इट इंक्लूड्स क्या? गिफ्ट या डोनेशन। भाई मैंने आपको गिफ्ट कर दिया वो एसेट, या फिर डोनेशन में दे दिया, या फिर फ्री सैंपल में दे दिया। ठीक है, हो सकता है। ठीक है, और या फिर मैंने ट्रांसफर कर दिया ऑफ बिजनेस एसेट फ्रॉम होल्डिंग कंपनी टू सब्सिडी कंपनी।
ठीक है जी, ओके। तो यहां पे क्या है, यहां पे क्या है हमारे पास में, इस चीज को हम क्या मान लेंगे सर, डीम्ड सप्लाई मान लेंगे। किसी भी बच्चे को मेरी बात समझ में ना आई हो तो मेरे से पूछ सकता है। सर इसमें कैपिटल गुड्स नहीं लेंगे ना? कैपिटल गुड्स लेंगे, गुड्स ही लेंगे, सर्विसेज नहीं लेंगे। सर कैपिटल गुड्स पे थोड़ी ना हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया होगा पहले। क्यों? अच्छा, अरे वाह, अरे वाह श्रेया जी वाह, क्या बात है, क्या कहने हैं आपके। मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरी एक दुकान है। ऐसे कैसे कह दिया आपने, ये मेरी एक दुकान है, इसके अंदर एक प्लांट एंड मशीनरी लगा हुआ है, और इससे मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूं। ये बहुत सारी गुड्स हैं कुछ, इसमें मैं डील करता हूं, डील्स इनमें मैं डील करता हूं। और ये जो प्लांट एंड मशीनरी है ना, ये मेरा कैपिटल एसेट है। एक बात बताना श्रेया जी, मैंने प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर खरीदने पे जीएसटी पे किया होगा? बोलो। यस सर। अच्छा जी, और मान लो ये चीज मैंने खुद ही मैन्युफैक्चर की है, अगर मैंने ये मैन्युफैक्चर ना की होती, इसके रॉ मटेरियल के ऊपर भी मैंने जीएसटी पे किया होगा? बताओ। यस सर। अब मान लो इसके ऊपर मैंने 90 रुपए जीएसटी पे किया, इस पे मैंने 90 रुपए जीएसटी पे किया, और इसके ऊपर मैंने 20 रुपए जीएसटी पे किया है, तो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना है? 110 रुपए। वन। हाँ, मैं यस सर। मानता हूं कि ये जो रॉ मटेरियल का है, ये मैं वन शॉट ले सकता हूं, और इसको मुझे इंस्टॉलमेंट्स में लेना पड़ेगा, लेकिन ले तो सकता हूं। अब इस यस सर। मटेरियल को बेचने से मैं टैक्स कलेक्ट करता हूं, मान लो 200 रुपए, तो 200 में से माइनस करूंगा 110। मैं मानता हूं कि इसको वन शॉट में नहीं ले सकता, इसको वन शॉट में ले सकता हूं, इसको कैपिटल गुड्स वाले को मेरे को इंस्टॉलमेंट में लेना पड़ता है, लेकिन ले सकता हूं। ये मना मत करना कि नहीं ले सकता, ठीक है जी। तो टैक्स इन दोनों का जो डिफरेंस है, ये 90 रुपए मुझे पे करना पड़ेगा गवर्नमेंट। तो अगर ऐसे किसी प्लांट एंड मशीनरी जिसका कि इनपुट टैक्स क्रेडिट मैं ले चुका था, बेनिफिट ले चुका था, और ऐसे प्लांट एंड मशीनरी को आज मैं अपने सगे छोटी बहन जिसका कि नाम श्रेया है गिफ्ट कर देता हूं, या किसी भाई को डोनेशन में दे देता हूं, या फ्री सैंपल के वे में दे देता हूं, या फिर अपनी सब्सिडी कंपनी को दे देता हूं, तो उनसे मुझे कंसीडरेशन भले ही ना मिला हो, मैं उनको सप्लाई की डेफिनेशन में रखता हूं। बात ओके समझ सर। में? मैंने ये पढ़ाया। अच्छा जी, ठीक है सर, आपने कहा और हमने मान लिया, तो परमानेंट डिस्पोजल को हमने डीम्ड की डेफिनेशन में ला दिया, डीम्ड सप्लाई की डेफिनेशन में ला दिया। अब अगला लोचा है जी, प्रिंसिपल एजेंट, या फिर एजेंट और प्रिंसिपल। तो लिखें जरा इसको, प्रिंसिपल एजेंट एंड वाइसा वर्सा, एजेंट प्रिंसिपल। ये दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं, बिल्कुल करते हैं सर। अच्छा जी, अब जरा ध्यान से सुनना इस चीज को, कि अगर एजेंट है, पहले इसको लिखवा देता हूं, फिर ना डायग्राम बना करके सिखाऊंगा। एन एजेंट इज, एन एजेंट is considered as agent under schedule 1 only if, only and only if he has authority
टू रिसीव एंड ट्रांसफर टाइटल, टाइटल समझते हो ना, इन हिज ओन नेम। बड़ा ही मजेदार है। इसको डीम्ड सप्लाई कब मानेंगे? बड़ा ही मजेदार है ये। मतलब मेरे को पता नहीं है कि तुम्हें पढ़ के मजा आता है या नहीं आता, मेरे को पढ़ा करके बड़ा मजा आता है। देखो, समझो चीजों को। कहता है जी सिंपल सी बात है, ये प्रिंसिपल था, ये एजेंट था, ये प्रिंसिपल पी था और ये एजेंट ए था। इसने चीज दी इसको, नॉर्मल बात कर रहा हूं, अभी तो नॉर्मल बात कर रहा हूं, ठीक है जी। इसने इसको चीज दी और इसने आगे बेच दी। अब इसने प्रिंसिपल के नाम पे बेची है कस्टमर सी को। मतलब मान लो ये जो प्रिंसिपल है अपने एजेंट को एमडीएच मसाले दे रहा था, और ये प्रिंसिपल का नाम भी एमडीएच मसाले ही था। एजेंट था, एमडीएच मसाले लिया और एमडीएच मसाले ही बेच दिया कस्टमर को। सबसे पहले मेरे को यह बताना कि अगर इस एमडीएच मसाले में कोई दिक्कत आती है तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, ये एजेंट या ये प्रिंसिपल? जल्दी बता दो, बता दो। सर तो कस्टमर तो पहले एजेंट से ही कहेगा, वैसे रिस्पॉन्सिबल प्रिंसिपल दीदी होगा। नहीं, कैसी बात कर रही हो? क्या तुमने ऐसा नहीं सुना? तुम डीलर के पास जाती हो और किसी मिक्सी या ग्राइंडर में कोई दिक्कत आ जाती है, वो क्या कहते हैं तुम्हारे को? कहते हैं अरे मैडम आप हमारे पास क्यों आ गई हो? आप तो इस कंपनी के कस्टमर केयर पे फोन करो, ऑन साइट वारंटी है इसकी, घर पे आके ठीक करके जाएंगे, वो लोग करके जाएंगे, हम तो सिर्फ सेवा के लिए बैठे हुए हैं। ऐसा नहीं सुना आपने? यस सर। बस तो अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं क्या बोलता हूं, मतलब कोई इतना गलत कैसे हो सकता है यार? तो कस्टमर को रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? कस्टमर की टुवर्ड्स प्रिंसिपल की। क्यों? क्योंकि नाम चेंज नहीं हुआ था, एमडीएच मसाले ही लिए थे, एमडीएच मसाले ही बेचे थे। अच्छा ठीक है जी। लेकिन अगर प्रिंसिपल कहता है हम शेड्यूल 1 में इसको कब लेकर के आएंगे? जब सोचो ये प्रिंसिपल ने कोई सामान बनाया, एजेंट को दिया, एजेंट ने इसको खरीद लिया अपने नाम पे। खरीद लिया अपने नाम पे। सर अगर खरीद ही लिया तो फिर एजेंट काहे का हुआ? बस यही तो बताना चाहता हूं। कहने का मतलब क्या है, यहां पे डिसाइडिंग फैक्टर क्या है कि अगर आपने इनवॉइस इशू करवाए हैं, पहले इनवॉइस इशू करवाए हैं किसके नाम पे? ए के नाम पे, ऑन द नेम ऑफ ए, एंड फर्दर राइट ट्रांसफर टू कस्टमर एंड इनवॉइस इशूड बाय ए ऑन हिज ओन नेम, देन हम क्या बोलेंगे कि यहां पे ये डीम्ड सप्लाई मान लिया जाएगा। तो यहां पे डिसाइडिंग फैक्टर सिर्फ ये है कि अगर ए ने डीलर की तरह बिहेव किया ना, भाई एजेंट तो सिर्फ सामान रखता है ना अपने पास और आगे फिर फर्दर दे देता है, बेच देता है। यहां पे तो ये क्या कर रहा था, खुद खरीद रहा था प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल और एजेंट के रिश्ते ही खत्म हो गए, डीलरशिप आ गई यहां तो हम क्या कहते हैं सर, अगर अपने नाम पे खरीदेगा, टाइटल अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएगा और फर्दर फिर उस टाइटल को आगे कस्टमर को ट्रांसफर करेगा, तो ये क्या मान लिया जाएगा? डीम्ड सप्लाई। सभी सोते हुए बच्चे जवाब देंगे, वरना क्लास बंद कर दूंगा। सच में जी सो सर, गए हो जी क्या? सर। नहीं नहीं सुन रहे नहीं नहीं, समझ सुन रहे। रहे। अच्छा, तो ये है हमारा डिसाइडिंग फैक्टर, इस चीज को ध्यान रखना एजेंट प्रिंसिपल के अंदर। अच्छा, चलो आगे चलते हैं जी, और सुनो। सर्विसेज बिटवीन, ये लिख लिया था ना यहां तक तो, ये तीसरे के बाद एक चौथा और आएगा,
मैं तो मिटा दूंगा यहां से, अपनी कॉलेज कॉपी में अरेंजमेंट कर लेना कनेक्टर बना करके। अच्छा देखो, सप्लाई ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब पहली बार सर्विसेज आया है जी, बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये बड़ा मजेदार है, इसको भी हमने डीम्ड सप्लाई माना हुआ। कैसे माना हुआ है, आओ एग्जांपल देता हूं। भाई साहब मेरे पास है ना, यहाँ पे है ये दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन। कहां पे है, इन दिल्ली। अच्छा, और यहां पे दिवाकर कंप्यूटर्स इन मुंबई। ठीक है जी, एक दिल्ली में है एक मुंबई में। और ओनर जो है ना भाई साहब, दोनों ही जगहों के, ये है मिस्टर दिवाकर तंवर, यानी कि मैं खुद। ठीक है जी। अच्छा, अब मेरा पैन कार्ड होगा, पैन कार्ड किसका होगा, मेरा होगा, पैन ऑफ मिस्टर दिवाकर। अब मैंने अगर अपना एक बिजनेस के लिए पैन कार्ड यूज करना है तो कौन करूंगा, कौन सा करूंगा सर, अपना वाला ही करूंगा, मैं तो मैं हूं। इसके लिए भी और इसके लिए भी सेम पैन कार्ड लगा होगा। हाँ, लेकिन बिजनेस अलग अलग है, रजिस्ट्रेशन अलग भी करा सकता हूं। वैसे तो कराना ही पड़ेगा क्योंकि दिल्ली में है एक और दूसरा मुंबई में है, दो अलग अलग सिटी हैं। तो ना, ये जो जब ओनर सेम है ना, सेम पैन कार्ड, सेम पैन ओनर, इसी के दो बिजनेस हैं, तो ये दोनों आपस में भाई भाई लग रहे हैं तुम्हारे को। बोलो, जैसे हम सिस्टर कंसर्न बोलते हैं, ऐसे ये दोनों बिजनेस भी सिस्टर कंसर्न ही है। इनको हम डिस्टिंक्ट पर्सन बोलते हैं या फिर रिलेटेड पर्सन बोलते हैं। कौन रिलेटेड और कौन डिस्टिंक्ट, मतलब ये दोनों आपस में डिस्टिंक्ट पर्सन है या फिर रिलेटेड पर्सन है। ये बात समझ में आई। हेलो। सर डिस्ट्रिक्ट का रिलेटेड एक ही होता है? हाँ जी, हाँ डिस्टिंक्ट और रिलेटेड एक ही होता है। सर एक सेकंड में स्क्रीनशॉट ले रही थी इसका। क्यों, नहीं लो, कोई नहीं याद। हम तो कंप्यूटर स्क्रीन पे लिख रहे हैं ना, कंट्रोल जेड दबा देंगे वापस आ जाएगा। खो गया सर। ठीक है, चलो इसको भगा देते हैं। तो हम क्या कह रहे हैं जी, ये अब देखो क्या लिखा है, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हाँ, अब एक और बात बता देता हूं सर, यहाँ पे कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अच्छा, मैंने तो अभी तो बताया ना डिस्टिंक्ट पर्सन, डिस्टिंक्ट पर्सन ही केवल बताया मैंने आप लोगों को, है ना। और रिलेटेड पर्सन क्या होता है, अब आगे की कहानी तो सुनो। अब क्या हुआ, मेरे को पढ़ाने के लिए, जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मेरे को एक लैपटॉप की जरूरत थी। लैपटॉप में उठा लाया फ्रॉम डी कंप्यूटर्स। ठीक है जी, ये रिसीव हुए। तो दिवाकर तंवर लर्निंग डेस्टिनेशन रिसीव्ड लैपटॉप फ्रॉम डी कंप्यूटर्स फॉर टीचिंग पर्पस। यानी कि टीचिंग पर्पस जैसे ही मैंने लिख दिया तो फर्दरेंस ऑफ बिजनेस आ गया ना। बोलो, तो हाँ फर्दरेंस जी ऑफ सर। बिजनेस के अंदर, अब देखो यहाँ पे ये ना डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन ना आपस में छेड़छाड़ कर सकते हैं।
क्या पता इनवॉइसेस ना इशू करे, क्या पता पेमेंट ना हो, या कुछ ऐसी चीज प्रॉफिट मार्जिन कट कर दे, जैसे कि ब्रांच अकाउंटिंग के अंदर आप करते हो। तो हमने क्या कहा कि हमने इसको सप्लाई माना है, इसमें शेड्यूल 1 में डीम्ड सप्लाई में हमने इसको क्या माना है जी, सप्लाई माना है। ये बात समझ में आई? लेकिन यस सर। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अच्छा जी, चलो ये भी हो गया। अब सुनो और। सर हाँ जी, हाँ जी। सर जैसे कि मतलब जैसे कि दिवाकर टर्न वन लर्निंग डेस्टिनेशन नहीं खरीद रहा लैपटॉप, आप खरीद रहे हो पर्सनली, मतलब आप ओनर हो, फिर तो तो माना बात ही खत्म जाएगा? हो गई। फिर तो बात ही खत्म हो गई। अगर मैं पर्सनली खरीदूंगा तो मेरे पैन कार्ड क्या कोई वो होंगे? अगर मान लो मैंने अपनी बिटिया के लिए एक लैपटॉप खरीद लिया अपने नाम पे, तो वो तो मेरा पर्सनल यूज हो गया ना, फिर तो सप्लाई होएगी ही नहीं। वो तो ऊपर बता ही दिया था मैंने। ठीक है सर। तो फर्दरेंस फिर ऑफ सर बिजनेस लिखा हुआ है यहाँ पे, देखो ये शर्त पूरी होनी जरूरी है। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस लिखा है। अच्छा ओके जी, सर। अब ये हमने डीम्ड सप्लाई पढ़े 3। अब चौथा और लिखूंगा। अब चौथा लिखने के लिए मुझे जरा एरो बनाना पड़ेगा। यहां से तुम भी ऐसे एरो बना सकते हो नीचे तक, लंबा सा। ठीक है, आ जाओ जी। अब यहां पे भी कुछ लिखेंगे। यहां पे क्या लिखेंगे? इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। ये बड़ा मजेदार है। इसको भी हमने डीम्ड सप्लाई माना। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूं कैसे। रिलेटेड पर्सन का मतलब तो तुम्हें समझ में ही आ गया, डिस्टिंक्ट पर्सन और रिलेटेड पर्सन एक ही होते हैं। जैसे मैंने बोला था ये गूगल यूएसए था और ये गूगल इंडिया था। तो गूगल इंडिया और गूगल यूएसए क्या है आपस में? ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन है। और सर्विसेज क्या ली जा रही हैं? इंपोर्ट की जा रही हैं। मतलब गूगल इंडिया को गूगल यूएसए बाहर से सर्विसेज दे रहा है। आउटसाइड इंडिया है ना, दिखाई दे रहा है? यस तो आउटसाइड इंडिया है तो हमने इंपोर्ट वर्ड लिख लिया, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज हो गया ये। तो ये कहते हैं हमने इसको भी क्या माना है? डीम्ड सप्लाई माना है। ठीक है, और तुम्हें एक मजे की बात बता दूं। तीसरे और चौथे को छोड़ करके पहले दो केसेस में हम सर्विसेज की बात नहीं करते, सिर्फ गुड्स की बात करते हैं। तो ये जो है डीम्ड सप्लाई फॉर गुड्स ओनली, यानी कि गुड्स ओनली का मतलब समझ गए ना, सर्विसेज नहीं, सिर्फ गुड्स। पहले वाले और दूसरे वाले में, एजेंट प्रिंसिपल और परमानेंट डिस्पोजल वाले में। और बाकी दो में हम सर्विसेज की बात भी करते हैं, कि अगर सर्विसेज भी ले ली ना दूसरे से तो उसको भी हम सप्लाई मान लेंगे। ओके ओके। यस यस सर। सर। तो देखो हमने कंसीडरेशन पढ़ा, फिर विदाउट कंसीडरेशन भी सप्लाई माना। अच्छा जी, चलो ठीक है। अच्छा, अब ना हमारे पास है ना कुछ क्लैरिफिकेशंस है। क्लैरिफिकेशन है कि हम कुछ करें इसको या ना करें। कुछ क्लैरिफिकेशन वो होती हैं जिसमें कुछ मुद्दे अड़ जाते हैं। तो सबसे पहली जो क्लैरिफिकेशन है वो है आपके पास में फ्री सैंपल। इसको थोड़ा पतला कर लिया जाए। हाँ जी, फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स के लिए। ठीक है जी, तो एक बात बताओ, ये फ्री सैंपल और गिफ्ट जो है, ये फ्री सैंपल और गिफ्ट जो है, क्या हम पैसे लेकर के देते हैं? बोलो बोलो। एक मान लो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वो अपने डॉक्टर को
फ्री सैंपल दे रही है मेडिसिन के, तो क्या पैसे लेकर के देगी? नहीं सर, फ्री ऑफ कॉस्ट देगी। ठीक है जी। तो यहां पे लिखना जरा, तुम ना इसके बारे में जो लिखवा रहा हूं ना वो लिखो, लिखो इसके बारे में। मैं चाहता हूं तुम कॉपी में लिखो इसे। तो मैंने पॉइंट यहां पे लिखा, अब लिखो। इट इज कॉमन प्रैक्टिस, इट इज कॉमन प्रैक्टिस ऑफ बिजनेस टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री सैंपल और गिफ्ट्स फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट विदाउट एनी सर कंसिडरेशन। डिस्ट्रीब्यूट के आगे बोलना तो। मैंने बोला इट इज कॉमन प्रैक्टिस ऑफ, it is common practice of any business to distribute free sample or gifts for free of cost therefore it may cover under schedule 1, but by clarification, it is outside the ambit of schedule 1 of CGST Act। बात समझ में आई मेरी या नहीं आई? अभी मैं तुम्हें क्या पढ़ा रहा था? सर ऐसी आउटसाइड चीजें। के आगे क्या था? हाँ, सर क्या बोला आउटसाइड आप? के आगे बोलना। आउटसाइड द एम्बिट ऑफ CGST एक्ट 2017। देखो मेरी बात सुनो, अब तुम बच्चे हो, अब बच्चे हो तो बालक बुद्धि काम करती है तुम्हारी। अब ऐसे जैसे तुम बालक हो, तो ऐसे ही कुछ दुनिया में और भी बालक हैं। अब वो देखने में तुम्हारे से उम्र में बड़े लगते हैं, लेकिन जाके कोर्ट में केस फाइल कर देते हैं, केस की क्लैरिफिकेशन दो, या फिर डिपार्टमेंट को RTI लगा देते हैं। तो किसी ने ये पूछा, क्या पूछा कि सर शेड्यूल 1 जो है वो सप्लाई का है विदाउट कंसीडरेशन, तो जो एक नॉर्मल बिजनेस फ्री सैंपल या गिफ्ट बांट रहा है उसमें कंसीडरेशन नहीं आ रही, तो क्या उसको भी हम डीम्ड सप्लाई के अंदर लें? क्या उसको हम सप्लाई माने? तो इसके ऊपर क्या क्लैरिफिकेशन दी गई? नहीं नहीं नहीं, ऐसा मत करो, क्योंकि हर एक बिजनेस कॉमन प्रैक्टिस के अंदर अपने फ्री गिफ्ट और सैंपल बांटता है, इसलिए हम इसको जो है यहाँ पे GST के दायरे से बाहर रख रहे हैं, सप्लाई ना मानते हो। ठीक है, ओके, समझ में आई क्या क्लैरिफिकेशन थी? यस सर। अच्छा, सर मतलब बेसिकली एनपीओ के लिए हुआ ना ये? इसके लिए एनपीओ। NPO कब से फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करने लगी दुष्ट? अरे एक तो बिजनेस है, सर एक बिजनेस है, उसने अपने कस्टमर को, या एक फार्मास्यूटिकल कंपनी ने अपने डॉक्टर को कोई फ्री सैंपल भिजवाया, तो वहां पे कंसीडरेशन नहीं आई, तो वो पूछ रहे हैं कि क्या इस कंसीडरेशन को भी हम सप्लाई के अंदर, कंसीडरेशन ना आते हुए भी जो चीज है ये सप्लाई के अंदर हम ले लें? तो हमने क्लैरिफिकेशन से मना कर दिया, नहीं जी मत लेना, क्योंकि ये कॉमन और प्रैक्टिस है, सर ये हर जगह गिफ्ट्स होता क्यों? ही है। और गिफ्ट्स कैसे? हाँ जी, गिफ्ट्स क्यों आएंगे फिर कॉमन प्रैक्टिस में? कॉमन प्रैक्टिस में गिफ्ट क्यों देंगे हम? क्यों नहीं आते? बिल्कुल आते हैं। ये तो तुम नहीं देती हो, ये तो तुम नहीं देती हो। अब ये मान लो, ये मैं हूं, ये मैं हूं, मैंने तुम्हें पढ़ाया, टीचर डे आया, तुमने मेरे को एक बढ़िया सी वॉच दे दी। या फिर मान लो मैं डॉक्टर हूं, या कोई डॉक्टर है,
फार्मास्यूटिकल कंपनी उसको क्या दे देती है, हॉलिडे पैकेज दे देती है बाय वे ऑफ गिफ्ट, तो क्या कंसीडरेशन लेगी? फॉर फ्री देती है, तो गिफ्ट क्यों नहीं आते? बिल्कुल आते हैं, कॉमन प्रैक्टिस के अंदर आते हैं। अच्छा जी, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर, बाय वन गेट वन फ्री ऑफर्स। अब भाई इसके बारे में भी लिखना पड़ेगा, यहां पे भी फ्री में ही जा रहा है ना, कंसीडरेशन थोड़ी आ रही है फ्री वाले की। बोलो बोलो। अब इसके बारे में क्या क्लैरिफिकेशन है, इसको भी लिखो, लिखो जी। These type of offers are for sales promotion। क्या क्लैरिफिकेशन दी गई कि these type of फ्री गिफ्ट्स और फ्री ऑफर्स, जैसे कि टूथब्रश के साथ में, टूथब्रश फ्री होता है टूथपेस्ट के साथ, पतंजलि के अंदर की उसमें से निकलता है ना, तो फॉर सेल्स प्रमोशन है ये, ठीक है जी। लेकिन 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 कुछ भी चीज है ना वो फ्री नहीं होती, इस बात को मानते हो? क्या क्लैरिफिकेशन दी गई है? ये जो काम हमने किया है ना, बाय वन गेट वन फ्री, या बाय वन गेट टू फ्री, या फोर फ्री, या फाइव फ्री, जो भी है, ये सेल्स प्रमोशन के लिए है। अच्छा जी, और जो कॉस्ट ऑफ मोर देन वन गुड्स, मोर देन वन गुड इज ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है ना, वो ऑलरेडी कवर्ड होती है। एक बात बताना, सच में ऐसा होता है क्या कि तुम एक शर्ट खरीदने गए, एक शर्ट तुम्हें फ्री मिल गई? नहीं होता। पता है क्या होता है, एक शर्ट होती है 4,000 की, एक होती है 1,500 की। वो तुम्हें ये नहीं कहते कि सर कम वाले पैसे का दाम दे दो, कम वाली शर्ट का दाम दे दो। वो कहते हैं जो हायर चार्जेस होंगे ना सर, वो आपको देने पड़ेंगे। वो आपको ये कहते हैं ये हायर चार्जेस जो दोनों में से होंगे ना वो देने पड़ेंगे। तो हमने कहा ठीक है। तो अब 4,000 रुपए में दो शर्ट मिली, तो हमने पता क्या माना, हमने माना 2,000 एक का है, 2,000 दूसरे का है, ये इसकी कॉस्ट होती है। तो इसकी क्लैरिफिकेशन में क्या बोला गया, इसकी क्लैरिफिकेशन में ये बोला गया कि ये जो बाय वन गेट वन फ्री के ऑफर है, या फिर बाय वन गेट फोर फ्री के ऑफर है, ये सेल्स प्रमोशन के लिए होते हैं, और इसकी जो कॉस्ट है ना वो ऑलरेडी कवर्ड होती है कि नहीं होती है? बोलो, फ्री दोगे मेरे को कुछ? नहीं सर। क्या जो मैं तुम्हारे से फीस लेता हूं, और मैं कहता हूं ये तो मैं तुम्हारे से फीस ले रहा हूं पढ़ाने की, लेकिन साथ में मैं तुम्हें बुक्स भी दे देता हूं, तो क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो जो बुक्स की कॉस्ट है वो फीस के अंदर ही इंक्लूड होती है? ये तो कहने के लिए है कि भाई बुक्स मुफ्त पाओ, लेकिन मैं अपना नुकसान कभी नहीं करवाऊंगा, ठीक है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम कंपोजिट सप्लाई बोलते हैं। नाम दे देते हैं हम इसको प्यारा सा, कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई। और कंपोजिट सप्लाई बोल दिया अगर हमने, तो सप्लाई वर्ड आ गया ना, तो पता लगा कि ये हमारे पास में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सप्लाई के अंदर कवर्ड हो जाएगा। ये बात समझ में आई? अच्छा, ये तो हो गया कंपोजिट सप्लाई। और कभी कभी है ना हम इसको मिक्स्ड सप्लाई भी बोलते हैं, मिक्स्ड सप्लाई भी बोलते हैं, तब भी सप्लाई वर्ड जुड़ गया। तो चाहे हम इसको कंपोजिट सप्लाई बोले, चाहे हम मिक्स सप्लाई बोले, देखो मैं बताऊं कंपोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई में क्या फर्क होता है। अब तुम, मेरे को मालूम है सप्लाई सुन करके तुमने सप्लाई तो दोनों के पीछे लगा लिया, ये तो तुम्हें पता लग गया कि सप्लाई क्या होता है, ओ क्या नाम है, सप्लाई वर्ड जुड़ गया इसके पीछे, चाहे कंपोजिट हो चाहे मिक्स्ड हो। लेकिन तुम्हारे दिमाग में यही टकटकी बजती रहेगी, यार ये दोनों में फर्क क्या है। मैं बताता हूं तुम्हें फर्क क्या है।
मिक्स्ड सप्लाई के अंदर है ना, एक चीज मिलती है और एक उसके साथ एडिशनली मिल जाती है। ठीक है, जैसे मान लो हमने वहां पे खुद बुकिंग कराई एरोप्लेन के अंदर, नहीं, हमने रेल के अंदर, रेलवे फूड, रेलवे फूड कब मिलेगा हमें बताना जरा। मतलब कभी किसी ने ये कहा है चलो आज खाना खाने का मन है बाहर, चलो रेल में सफर कर लेते हैं, ऐसा हुआ क्या किसी के साथ? कभी किसी नहीं की सर। मम्मी ने कहा हो कि सुनो जी एक काम करते हैं आज बाहर खाना खा रहे हैं, और पापा क्या कह रहे चलो आओ यहां से इस स्टेशन से रेल पकड़ लेते हैं और आगे जाकर के उतर जाएंगे। ऐसा नहीं होता। तो जो रेलवे फूड है ना, ये जो मिक्स सप्लाई है, ऑन ऑर्डर ही आपको मिलेगा। तो सबसे पहले प्राइम क्या था, आपका सफर, यानी कि ट्रैवलिंग। ठीक है जी। लेकिन कंपोजिट सप्लाई क्या होगी, अब इसको भी सेम के अंदर ही लेता हूं, ट्रैवल बाय एरोप्लेन। अब ट्रैवल बाय एरोप्लेन लेते हैं ना, तो इसके साथ है ना हमें कैंडीज मिलती हैं, फूड नहीं कह रहा हूं मैं, कैंडी कह रहा हूं। और साथ में हमारे को वॉशरूम फैसिलिटी भी मिलती है। सर वॉशरूम तो वहां पे भी होता है, हाँ, तो उधर के लिए वो जो वॉशरूम होगा वो कंपोजिट सप्लाई मान लिया जाएगा। तो ये तीनों जो है ना, इन तीनों के बिना ना काम नहीं चल सकता। तो एरोप्लेन सर्विसेज देने वाली कंपनियां, एयरवेज वाली कंपनियां, ये तीनों सर्विसेज देती हैं, दैट इज नोन एज कंपोजिट सप्लाई। और मिक्स सप्लाई क्या होता है, जो एक जैसी नहीं होती लेकिन अलग अलग होती हैं, और जिसको कि साथ में मिला करके दिया जाता है। समझ में आई बात? हाँ जी सर। अच्छा जी, तो ये हमारे पास में क्लैरिफिकेशन थी बाय वन गेट वन फ्री के ऊपर। अच्छा जी, ओके, बस और तो अच्छा, रिलेटेड पर्सन भी मैंने तुम्हें बता ही दिया। अच्छा, सर अब मत पढ़ाइए। अरे शांति प्रभु, मैं जरा चेक तो कर लूं कि मेरा आज का एजेंडा पूरा हुआ कि नहीं हुआ। मैंने मेरा वो डायग्राम कहाँ गया जो मैंने लिखा था। हम्म, हाँ, ये लिखा था इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। ठीक है जी। अब जब यहाँ पे रिलेटेड पर्सन की बात हुई है ना, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय रिलेटेड पर्सन, तो मैं रिलेटेड और अनरिलेटेड दोनों के ऊपर है ना एक छोटा सा डायग्राम बनाना चाहता हूं। ध्यान से सुनना जरा, ध्यान से सुनना। मान लो आपने इंपोर्ट किया है सर्विस का, बाहर से ही करोगे, उसी को इंपोर्ट कहते हैं, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय ए पर्सन। ठीक है जी। अब इसको दो कैटेगरी में कैटेगराइज कर देते हैं। ठीक है, एक तो विद कंसीडरेशन, और एक विदाउट कंसीडरेशन। क्योंकि हम ये दोनों ही पढ़ चुके हैं, तो मैं चाहता हूं अब जब मैंने पढ़ा दिया है तो इसको दोनों को कंबाइंड तौर पे ही लिख दूं।
ठीक है जी। अच्छा, अब विद कंसीडरेशन को ना फर्दर हम दो एरो बना देते हैं। इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ठीक है जी। और अदरवाइज, अदरवाइज का मतलब समझ गए ना, यानी कि फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर नहीं था। ठीक है जी। अच्छा, अब ये वाला जो है ना, ये अदरवाइज वाला आ जाता है कहां पे, शेड्यूल 1 में, यानी कि एक्सेप्शन टू द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो ये कहां पे हम मान लेते हैं, शेड्यूल 1 के अंदर मान लेते हैं, ये शेड्यूल 1 के अंदर आ जाता है। ठीक, नहीं, ये तो विद कंसीडरेशन है ना, तो शेड्यूल 1 के अंदर कैसे आ सकता है। देखा, सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। ये क्या है जी, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन टू द रूल इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ठीक है जी, ये दोनों ही आ जाते हैं जी किसमें, सप्लाई के केस में, क्योंकि विद कंसीडरेशन है, अंडर सेक्शन 7। ठीक, बना लिया इसको। सर ये विद कंसिडरेशन लेकिन विद मतलब कोर्स ऑफ फर्दरेंस नहीं है, मतलब कैसे ही। हाँ, कंसीडरेशन दी लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, यानी कि कंसीडरेशन जैसे दी है कि मैंने, इंपोर्ट किया है मैंने किसी सर्विस को, देख रहे हो, मैंने इंपोर्ट किया सर्विस को, कंसीडरेशन भी दी है, लेकिन अपने बिजनेस में नहीं लगाया, पर्सनल यूज में लगा लिया होगा। तो सर जीएसटी देनी पड़ेगी रिवर्स चार्ज के मैंने सप्लाई अकॉर्डिंग। की बात की है, जीएसटी की बात नहीं की है। ओके ओके, सर कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं। हाँ, क्योंकि तुम है ना एकदम से उसके ऊपर कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाते हो। विदाउट कंसीडरेशन का बनाना जी, यहां पे भी दो एरो बनेंगे। ठीक है, फ्रॉम रिलेटेड पर्सन पहले बना लेते हैं, चलिए। नॉट अ सप्लाई, हाँ जी, आप समझते हैं। कहते हैं अगर आपने इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज किया है, कहां से, बाहर से, विदाउट कंसीडरेशन, इंपोर्ट तो बाहर से ही होता है, विदाउट कंसीडरेशन अगर आपने किया है, और किससे किया है, रिलेटेड पर्सन से किया है, जैसे कि मैंने अभी बताया था गूगल इंडिया और गूगल यूएसए के बीच में, और ये आपने किया इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो इसको हम डीम्ड सप्लाई मानते हैं, शेड्यूल 1 के अंदर आता है। और अगर मान लो आपने रिलेटेड पर्सन या डिस्टिंक्ट पर्सन से नहीं किया, किसी और से किया है, लेकिन फर्दरेंस ऑफ बिजनेस के अंदर किया है, नहीं सॉरी, अगर अदरवाइज फ्रॉम अदर्स, किसी और से किया है, विदाउट कंसीडरेशन किया है, ना ही डिस्टिंक्ट पर्सन से किया है, ना ही फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से किया है, तो अगर हमने बाहर से कोई सप्लाई की है, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज की है, उसको फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में भी नहीं लिया, उसको डिस्टिंक्ट पर्सन से भी नहीं लिया, उसको रिलेटेड पर्सन से भी नहीं लिया, तो हम इसको सप्लाई नहीं मानते, क्योंकि ये हमारी फिर पर्सनल पर्पस ही रही होगी। ठीक है जी, इसको प्रॉपर बना लीजिए पूरे डायग्राम को, जूम आउट कर देता हूं। ठीक है, और फिर आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।